थोड़ा सा सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों के बारे में, सूरज के बारे में और हल्का सा पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अभी जो प्रतियोगिता परीक्षा का वैकेंसी आया हुआ है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार दरोगा, ये दो बहाली आ चुकी है और बिहार दरोगा का डेट कंफर्म आ चुका। कुछ लोग कह रहे हैं देखे नहीं, 17 दिसंबर को ले ही लेगा। तो मैं सभी प्रतियोगियों से कहूंगा कि आप घर तैयारी करो। सभी बच्चे घर पर तैयारी करते हैं, सभी बच्चे सेल्फ तैयारी करते हैं, लेकिन सेल्फ एवेल्युएशन बहुत बेस्ट नहीं होता है। इसलिए किसी न किसी व्यक्ति के गाइडलाइन में जरूर है। हम ये जरूर कहेंगे कि स्टडी पॉइंट आएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर कहीं स्टडी पॉइंट आने में आपको दिक्कत है तो जो आसपास आपको कोचिंग लगे वहीं जुड़ो, लेकिन एक गाइडलाइन में जरूर रहो, उससे बहुत फायदा होता है। कोचिंग वाला 2-4-10,000 रुपए आपसे अगर ले भी तो आप उसे दे दो, लेकिन कोचिंग के बिना सेल्फ स्टडी, केवल सेल्फ स्टडी मत करो, सेल्फ भी करो और मदद भी लो। तो चलिए यहाँ आते हैं। देखिए आपका ये सूर्य बना हुआ है, ये सूर्य जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ के सूर्य के इस भाग का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। यानी सूर्य का बाहरी भाग का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट मैंने बनाया था, हल्का सा काला स्याही दिया, इसको हम ब्लैक स्पॉट करते हैं, जिसको सौर्य धब्बा कहा जाता है। ठीक है, देखिए सौर्य धब्बा मैंने लिखा। इसका टेम्परेचर कम हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो जहां सूर्य के बाहरी भाग का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वह भी चमकीला, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इसके सापेक्ष क्या है? कम है। एक हम लोग कहे जाते हैं कि थोड़ा गोरे हैं, लेकिन अगर अंग्रेजों को हम लोगों के बगल में खड़ा कर दिया जाए तो हम क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे। तो वही है कि इस 6000 डिग्री के सापेक्ष ये क्या है? कम टेम्परेचर है, इसलिए इसको सौर्य धब्बा कहा जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि सूर्य पर सौर्य धब्बा कम है, लेकिन है जरूर। अब रही बात आपको कि सूर्य के इंटरनल भाग का टेम्परेचर कितना है, तो 15 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट। सूर्य के इंटरनल भाग का टेम्परेचर कितना है? 15 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि इंटरनल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ही मापने का विधान। अब रही बात कि इसमें वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर की स्थिति जब होती है कहीं भी, आप जब देखिएगा कि परमाणु बम बनाते हैं तो उसके लिए बहुत उच्च ताप, उच्च दाब की जरूरत नहीं है। आप उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन को केवल भेज दीजिएगा तो परिष्कृत यूरेनियम, जिसको प्लूटोनियम कहते हैं, वो चेन रिएक्शन से विस्फोट कर जाएगा। जब तक कि उसमें ग्रेफाइट या कैडमियम आप नहीं डालेंगे तब तक जो है वो परमाणु भट्टी नहीं होगा, परमाणु बम हो जाएगा। क्योंकि एक न्यूट्रॉन जब पहुंचता है वहां तो वो रिएक्शन करके 3 न्यूट्रॉन मुक्त करता है, और 3 न्यूट्रॉन जब भी रिएक्शन करेगा तो 9 करेगा, 9 27, 27 81 करेगा, और इस तरीके से ही का कितना न मुक्त न्यूट्रॉन होगा कि बम कर जाएगा, विस्फोट कर जाएगा। और जब इतना बड़ा विस्फोट होगा तो नुकसान करेगा, जिसको हम परमाणु बम करते हैं। और वो हिरोशिमा पर, नागासाकी पर, मानव आबादी पर प्रयोग किया गया था, लिटिल मैन और फैट बॉय के रूप में, जो 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को ड्रॉप किया गया था। अब रही बात आपको कि जो परमाणु भट्टी हम बनाते हैं उसमें हम उस ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं, उसमें कैडमियम की छड़ डाल देते हैं, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, या ग्रेफाइट डाल देते हैं, वो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर देता है, तो विस्फोट नहीं होता। जैसे कुकर में हम ऊपर एक सीटी लगा देते हैं, जब गैस जाते हुआ तो निकल गया, जब गैस जाते हुआ तो निकल गया। अब वही अगर गैस नहीं निकलता तो क्या हो जाएगा? विस्फोट। तो इसी तरह से हम परमाणु भट्टी में कैडमियम डाल देते हैं, और जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मुक्त होता है वह कहीं विस्फोट न कर दे तो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ये सोख लेता, या ग्रेफाइट सोख लेता है। तो इस तरीके से अभी बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन आया भी था कि किसको हम मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसमें
कैडमियम नहीं दिया था लेकिन ग्रेफाइट दिया था। यहाँ कोई ग्रेफाइट नहीं है। दूसरा कि अगर परमाणु बम के जगह हम हाइड्रोजन बम का प्रयोग करते हैं तो हाइड्रोजन बम के लिए परमाणु बम का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बम में है कि नाभिकीय संलयन होता है, परमाणु बम में नाभिकीय विस्फोट होता है, यानी बड़ा नाभिक टूटकर छोटे नाभिक में बदलता है। बड़ा नाभिक टूटकर, अब यूरेनियम देखेंगे कि परमाणु संख्या 92 होता है, उसका 92। अब परमाणु द्रव्यमान 235 जब परिष्कृत करते हैं तो 237 हो जाता है प्लूटोनियम के रूप में, कच्चा कोयला जैसे होता है। अब पका दिए तो पक्का कोयला हो गया जो धुआं कम देगा, तो वही पक्का कोयला का मतलब हो गया प्लूटोनियम में प्योर, तो प्योर हो गया तो उसमें धुआं यानी ऐश कम निकलेगा। अब उसको जब भी हम अगर यूरेनियम को तोड़ते हैं तो परमाणु बम हुआ, और बम को तोड़ेंगे तो छोटे छोटे नाभिक जैसे लेड ऑक्साइड बनता है या मरकरी बनता है, तो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। लेकिन जब वेरी हाई प्रेशर हो और वेरी हाई टेम्परेचर हो तो छोटे छोटे नाभिक जुड़ जाते हैं, और जब छोटे छोटे नाभिक जुड़ जाएंगे तो बड़े नाभिक के तत्वों का निर्माण करेंगे और ऊर्जा बहुत रिलीज करते हैं। तो सबसे सूक्ष्म नाभिक किसका है, हाइड्रोजन का। सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। उसकी परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1.001 है। अब उसको अगर हाई प्रेशर पर, ध्यान रखिएगा, वेरी हाई प्रेशर पर, वेरी हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसका जुट जाता है। अब जुटेगा तो क्या करेगा, हीलियम मुक्त करेगा। तो सूर्य में या जितने भी खगोलीय पिंड है उन सब में हाइड्रोजन ज्यादा है। जितने खगोलीय तारे हैं, नॉट वन पिंड में तो पृथ्वी भी आ जाएगी, जितने तारे हैं जो प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, अधिक है। सूर्य में कितना प्रतिशत है, 71% है, देख रहे हैं। और हीलियम कितना है, 26% है। शेष अन्य है, अन्य तत्व भी तो होंगे। तो इस तरीके से यानी सूर्य में छोटे नाभिक जुड़कर, हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर हीलियम के नाभिक में बदलता है, यानी बड़ा नाभिक बना और बदले में ऊर्जा बहुत रिलीज किया। आपको बता दें कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यदि हम हाइड्रोजन को ले लें, एक ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम गैस का वजन, 1 ग्राम गैस हो तो उसका आयतन कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर। आप लोगों को पढ़ाया होगा टीचर लोग कि सामान्य ताप दाब पर एनटीपी नेचुरल प्रेशर और टेम्परेचर पर 1 ग्राम गैस का वजन, 1 ग्राम गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। सामान्य ताप दाब पर 1 ग्राम गैस का आयतन कितना होगा, 22.4। अब उसको ठंडा करते जाइएगा तो कुछ ठंडा के बाद क्या हो जाता है, लिक्विड, द्रव। द्रव को भी ठंडा कीजिए तो क्या हो जाएगा, ठोस। तो ठोस अगर इतना हाइड्रोजन ले लीजिए, इतना माने एकदम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 ग्राम हो जाएगा। उस हाइड्रोजन को यदि हम जोड़ेंगे नाभिक को तो 18 टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। कितना कोयला जलाने के बराबर, 18 टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। तो सूर्य में भी या जितना खगोलीय तारे हैं उन सब में वही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, यानी नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, नाभिक का विस्फोट होता है कि नाभिक जुड़ता है, नाभिक जुड़ता है। अभी बोल रहे हैं कि नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम में नाभिक जुड़ता है, परमाणु बम में नाभिक टूटता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बम है, यह नाभिक को जोड़ता है, सूक्ष्म नाभिक जोड़कर बड़े नाभिक में बदलते हैं और बदले में ऊर्जा बहुत रिलीज करते हैं। अब जब बहुत ऊर्जा रिलीज करते हैं, वही ऊर्जा जो है इसके इंटरनल टेम्परेचर को 15 करोड़ फ़ारेनहाइट करती है और बाहरी एवरेज टेम्परेचर को 6000 डिग्री सेल्सियस। अब ये ऊर्जा प्रकाश के माध्यम
से विकिरण के रूप में दूर दूर तक जाता है। अब जो सूर्य से जितनी ऊर्जा निकलता है उसका 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचता है। कितना पहुंचता है? 2 अरबवां हिस्सा। 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर जब आएगा यहाँ वायुमंडल में, तो उसका मात्र 51% ही पृथ्वी के सतह पर आएगा। कितना सतह पर आएगा? ओनली 51%। 49% जो है वो वायुमंडल के ऊपर से निकल जाएगा। और जो 51% आएगा, इसमें से भी 70% प्रकाश के परावर्तन के कारण चला जाएगा, तो मात्र आपके 34% रहेगा। वह 34% और धुलकर में 14% जोड़कर कितना होगा? 48%। तो 48% जो है आपको रह गया। आप लोग साइड से जाइए ना, ऐसे कहीं रुके हुए हैं, निकल के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 48% यहाँ रह जाएगा। अब ये 48% जो है वही पृथ्वी को गर्म करता है, तो कुछ सतह को गर्म करता है, कुछ वायुमंडल को करता है। सतह को गर्म करेगा 34%, बाद में इसे वायुमंडल होगा, धुलकर 14% रख लेता है। अब पृथ्वी के ताप के बारे में जब आप देखेंगे, पहले यहाँ देखिए, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो इसके बाहरी भाग में लाल लाल नजर आता है, जिसको कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान नंगी आंख से सूर्य को नहीं देखें, क्योंकि नंगी आंख से सूर्य को देखेंगे तो जो आंख की रेटिना है वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा और आपके देखने की क्षमता प्रभावित हो जाएगी, नहीं देख पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी देखें तो ब्लैक चश्मा से देखें, या फिर वो जो एक्सरे का प्लेट होता है उससे देखें, जिससे प्रकाश कुछ रुक जाएगा। लेकिन डायरेक्ट देखने की मनाही की जाती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। चंद्रमा रोशनी को बहुत हद तक रोक देता है। रोकने के कारण इस बाहरी भाग के टेम्परेचर कितने हो जाते हैं? 1,00,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य ग्रहण के दौरान जो डायमंड रिंग बनता है, जिसको कोरोना कहते हैं, टेम्परेचर कितना हो जाता है? 1,00,000 डिग्री सेल्सियस। और 1,00,000 डिग्री सेल्सियस के जब प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ेगा तो हमारे आंख की क्षमता प्रभावित होगी कि नहीं होगी? होगी। दृष्टि क्षमता हो सकता है हम अंधे भी हो जाए, इसलिए मनाही की जाती है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से न देखें। तो ये रहा कोरोना। आपको ये ग्रहण के समय में ही होता है, इसको डायमंड रिंग कहा जाता है। अब ये रोशनी जो पृथ्वी तक आई और पृथ्वी के जो है सतह को गर्म की, जिससे धीरे धीरे संवहनी क्रिया से वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल सूर्य के आने वाली रोशनी से गर्म नहीं होता है। किससे गर्म होता है? पृथ्वी के गर्मी से जो गर्मी मिलती है उससे गर्म होता है। उसके संपर्क में आने वाली हवा गर्म होगी, हल्की होगी, ऊपर उठेगी। जैसे दूध गर्म होता है फिर नीचे आ गया, तो दूध के नीचे से गर्मी होती है, गर्म होकर ऊपर, बगल वाला नीचे, और इधर से दूध खोलने लगता है। वैसे ही वायुमंडल भी संवहनी क्रिया से जो है गर्म होती है। तो कहने का अर्थ है कि पृथ्वी के जो देख रहे हैं आप ये वाला हिस्सा, इसमें ये वायुमंडल के हिस्सा का सबसे ऊपरी परत देखेंगे तो उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है। ड्यू टू ये सूर्य ज्वालाएं सूर्य से लपटे आती है, बहुत दूर दूर तक पृथ्वी के आयन मंडल तक लपटे आती है। बाबू हम लोग देख नहीं पाते हैं, सतह पर है, लेकिन लपटे आयन मंडल तक आ जाती है सूर्य के, जिसको सूर्य ज्वाला कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आती है तो उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, दक्षिणी गोलार्ध में आती है तो अरोरा ऑस्ट्रेलोसिस। हिंदी में बोलते हैं कुमेरु। उत्तरी गोलार्ध में होगा तो सुमेरु, और दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो कुमेरु कहते हैं। तो इस तरीके से इस भाग का, वायुमंडल के ऊपरी भाग का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 400 डिग्री। लेकिन पृथ्वी के अगर सतह का टेम्परेचर आप देखेंगे तो ये कितना होगा? 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के सतह का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? ध्रुव पर जाएंगे तो -8 डिग्री, विषुवत रेखा पर जाएंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस एवरेज। तो एवरेज पूरा अगर पूरे सतह के देखेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी के सतह का एवरेज टेम्परेचर है। लेकिन आंतरिक भाग का देखेंगे तो 2000, यानी पृथ्वी के केंद्र का टेम्परेचर कितना होगा? 2000 डिग्री सेल्सियस। और वहां की डेंसिटी देखेंगे नीचे एरिया का तो 11 होता है, और केंद्र का डेंसिटी देखेंगे तो 18 होता है। यानी पानी के घनत्व के 18 गुना ज्यादा एकदम केंद्र पर, जिसको गुरुमंडल कहते हैं। गुरुमंडल वायुमंडल का हिस्सा नहीं है, पृथ्वी का केंद्र है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 18 हो जाता है।
और इसके आंतरिक मीठे का देखेंगे तो 11 होता है, टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि बाहरी भाग का देखेंगे तो आपका 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये वायुमंडल में एक पार्ट ये आता है जिसको हम क्षोभ मंडल के ठीक ऊपरी भाग क्षोभ सीमा कहते हैं। अच्छा मिट गया, क्षोभ सीमा कहते हैं। उस क्षोभ सीमा में यदि आप जाएंगे, देखते हैं आ गया, इस क्षोभ सीमा में यदि हम जाएंगे तो निश्चित रूप से इसको ट्रोपोफाइल कहते हैं। देखिए क्षोभ सीमा लिखे हैं तो इसका -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता। यानी क्षोभ सीमा पर टेम्परेचर क्या होता है? कम। यानी क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर कम होते जाता है और प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। और यही कारण है कि 12 किलोमीटर के ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बाकी करेंगे हम लोग कल। नमस्कार। लेकिन आंकड़ा तो याद नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, फोटो खींच लीजिए, इससे याद हो जाएगा। ठीक है, कहिएगा तो लिखा भी देंगे। धन्यवाद जी, नमस्कार।